तो फ्रेंड, जय श्री शंभू। मैं पूनम सांगवान, स्वागत है आपका अपने चैनल अंतिल अकेडमी में। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से सीटेट में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन पेपर आप प्रीवियस ईयर का उठा के देख लीजिए कि इसमें से एक भी ईयर ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ना आए हो। हमेशा आते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि 5-6 क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं। तो इट मीन्स इस चैप्टर में से आपके मिनिमम 2 और 3 मार्क्स और मैक्सिमम 6 और 7 मार्क्स कवर होते हैं। तो इस चैप्टर को तो आप ये घोट लो, रट लो, जैसे भी है इसको याद कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी। ये स्टार्टिंग में दे रखा है कि भाई जैसे आप सूर्यास्त के बाद सूर्य को आकाश को देखते हैं तो आपको उसमें बहुत सारी चमकती हुई चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ धुंधली भी दिखाई देती हैं। इन जो चमकती हुई चीज़ें होती हैं ये क्या कहलाती हैं या क्या कहते हैं? इनको हम तारे कहते हैं। ये तो सभी को पता ही होगा। और उसके साथ साथ हमें वहाँ पर क्या भी दिखाई देता है? चंद्रमा भी दिखाई देता है। आपने कभी ध्यान दिया हो तो चंद्रमा कभी छोटा दिखाई देता है, कभी आधा दिखाई देता है, या कभी फुल दिखाई देता है, फुल मून जिसको हम कहते हैं। तो जब पूरा चंद्रमा दिखाई देता है तो वो कब होता है? उसको हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हो कि जब पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा। और 15 दिन के बाद फिर से ये छोटा दिखाई देगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर फुल मून। तो फुल मून आप महीने में एक बार देख सकते हो। 15 दिन बाद फिर से आपका नया जो चंद्रमा है वो होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। पूर्णिमा के बाद क्या आती है आपकी? 15 दिन अमावस्या। फिर से आपका नया चंद्रमा आ जाता है, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर हम बात करें क्या आपको इस बात से आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा इन सब छोटी वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? तो ये एक अपने आप में आश्चर्य भरा क्वेश्चन है कि रात को तो हमें तारे और चंद्रमा दिखाई देते, परंतु दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? तो इनका एक कारण है क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो इतना तेज होता है, जिसकी वजह से ये जो हमारे तारे होते हैं, जितनी भी चमकीले वस्तुएं होती हैं, हम उनको दिन में हम नहीं देख पाते। तो क्या कारण है? सूर्य का तेज प्रकाश, जिसकी वजह से हम इनको नहीं देख पाते। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ये जितनी भी वस्तुएं जो रात के समय में हमें आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है, इनको हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि सूर्य, चंद्रमा या जो जितनी भी चमकीली वस्तुएं जो आसमान में दिखाई देती हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। अब इन खगोलीय पिंड की आप विशेषताएं, फीचर्स को भी नोट कर सकते हो। इनकी कैसे नोट करोगे कि खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं, एक फीचर ये होगी। दूसरी, ये गैसों से बने होते हैं, दूसरी फीचर्स ये हो गई। तीसरी, इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, तीसरी फीचर्स ये हो गई। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होते हैं, जो ये बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं, छोड़ते हैं। और इन्हीं जो हमारा तारा है वो भी क्या है? एक खगोलीय पिंड है। तो सूर्य भी एक तारा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि सीटेट आप पूछने लगे अजर्शन वाले क्वेश्चन, और अजर्शन वाले क्वेश्चन में यहाँ से अजर्शन बन सकती है। तो इनको आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं इस तरीके से। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। क्यों नहीं महसूस कर सकते? और ये हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर है, इसलिए ये हमें छोटे दिखाई देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आसमान में जब एरोप्लेन उड़ रही होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होती है, तो वो भी हमें छोटी दिखाई देती है। तो यही कारण है कि जो तारे हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, जिस वजह से ये हमें छोटे दिखाई देते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि आसमान में
आप ध्यान से देखते हो तो जो तारों से ही क्या बन जाती है, एक अलग अलग आकृतियाँ बन जाती है, और इन आकृतियों को क्या कहा जाता है, नक्षत्र मंडल कहा जाता है। ये दे रखा है आपका। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ देख सकते हैं आसमान में, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का नक्षत्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है कि अर्सा मेजर बिग बियर क्या है, नक्षत्र मंडल का हिस्सा है या एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। ये भी आपने अपने पेरेंट्स दादा दादी से सुना होगा, सप्तऋषि 7 तारों का समूह। और जो 7 तारे होते हैं इनसे ऊपर होता है हमारा ध्रुव तारा। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो इसकी ही सीध में थोड़ी सी ऊपर जाने पर हमारा होता है ध्रुव तारा, और वो हमेशा एक ही दिशा में रहता है। जिससे पहले के लोग क्या भी करते थे, दिशा और समय का भी पता लगाते थे कि ये यहाँ आ गया तो भाई इतने बज गए होंगे, ये यहाँ आ गया होगा तो इतने बज गए होंगे। पहले हमारे पास कोई वॉच नहीं होती थी तो वो तारों से ही आइडिया लगाते थे कि क्या टाइम हो चुका होगा। तो सप्तऋषि 7 ऋषि मीन संत, यह 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो सप्तऋषि है वो किसका भाग है, तो अर्सा मेजर का वो भाग है। अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का वो भाग है। अपने परिवार या पड़ोस के किसी बड़े व्यक्ति से ये कहिए कि वे आपको आसमान में और अधिक तारों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से किया। अभी मैंने बताया आगे हैं वही। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। जो ध्रुव तारा होता है वो हमेशा कौन सी दिशा में होता है, उत्तर दिशा में होता है। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है कि किस दिशा में होता है, तो उत्तर दिशा में होता है। ये आपको याद रखना। और यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देगा। सप्तऋषि के थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप चलोगे तो वहाँ पर आपको ये दिखाई देगा। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनकी अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होते, वो तारों की सहायता से चमकते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रह। पृथ्वी भी हमारा एक क्या है, ग्रह है। तो ये भी ग्रह की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि ग्रह किसे कहते हैं, प्लैनेट किसे कहते हैं। खगोलीय, तो यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। खगोलीय पिंडों में अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। अब मीनिंग क्या होता है और कहाँ से ये लिया गया है, किस भाषा से ये लिया गया है, तो ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट्स कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाइल से शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। ये भी आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो हमारी अर्थ है उसको जो प्रकाश है वो कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। जो सूर्य है वो हमें इतना बड़ा ही दिखाई देता है, बाकी जो तारे हैं वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो सूर्य है वो हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, इसलिए हमें ये बड़ा भी दिखाई देता है और इससे हमें ऊर्जा भी मिलती है, प्रकाश भी हमें मिलता है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अगर हम पृथ्वी को चांद से देखेंगे, चांद के ऊपर जाकर देखेंगे तो ये भी हमें ऐसी ही चमकती हुई दिखाई देगी। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी के इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जाता है। तो सीटेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से वो प्लैनेट्स हैं जिनके चारों ओर छल्ले, तो आपको पता होना चाहिए बृहस्पति, शनि और यूरेनस, ये 3 ऐसे ग्रह हैं। यहाँ पर ये आपका सौरमंडल दिखा रखा है, आप देख सकते हो। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी के सहचर है।
जो सूर्य है वो ग्रह है और जो चंद्रमा है वो क्या हमारा एक उपग्रह है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा हैं, अपने खुद के उनके पास क्या है, चंद्रमा है। उनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जब पहले का जो समय था उसमें जो सूर्य है उसको क्या भी कहा जाता था, देवता भी माना जाता था। आज के टाइम में भी मानते हैं लोग, नहा धोकर सूर्य की पूजा की जाती है, उनको जल अर्पित किया जाता है। तो सौरमंडल की अगर हम बात करें तो सौरमंडल में हमारे कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। साथ साथ में उपग्रह भी हैं, खगोलीय पिंड भी हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। ये सभी किसका निर्माण करते हैं, हमारे सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और इसे ही हम परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुख्य किसको माना जाता है, सूर्य को माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सभी किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब बारी बारी हम सभी ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य से हमें क्या मिलती है, प्रकाश और ऊर्जा मिलती है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है, इसलिए हम नहीं महसूस कर सकते। कितनी दूर? हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। प्लैनेट्स, ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, सूर्य से दूरी की बात करें तो बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इनको आप शॉर्ट फॉर्म में याद भी कर सकते हो। ट्रिक नीचे दे रखी है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नर्स। इनका फर्स्ट लेटर आप उठा के ऐसे याद कर सकते हो। एम से मरकरी, वीनस, अर्थ, ऐसे इनको आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो। मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार 4th ग्रह कौन सा है, 5th ग्रह कौन सा है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। न आगे देखिए, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वर्ताकार में फैले हुए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं जो ग्रह, उनका जो रास्ता होता है वो किस टाइप का होता है, दीर्घ वर्ताकार होता है। ये हमें पता होनी चाहिए। ये कक्षा कहलाती है। इनको क्या कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि सूर्य के नज़दीक सबसे कौन है, बुध। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। 88 दिन लगते हैं। किसको, बुध को। इतना कम समय क्यों लगता है? क्योंकि ये इसके बिल्कुल पास में है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है आपका। क्योंकि इसका आकार व आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। क्यों माना जाता है इसको, इसकी जुड़वा ग्रह? क्योंकि इसकी जो आकार है, आकृति है, बनावट है, वो बिल्कुल सूर्य की तरह है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहाए गए। उन्हें बौने ग्रह के छोटे ग्रह की वजह से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। वो हमारे प्लैनेट्स में नहीं आते। ड्राफ्ट ग्रह बोला जाता है प्लूटो को। अब वो काउंटिंग में नहीं है हमारे। अब बारी आती है अर्थ की। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से अगर बात करें तो ये तीसरे नंबर पर आता है हमारा अर्थ। आकार में यह 5वें सबसे बड़ा ग्रह है। अगर सूर्य से दूरी की बात करें तो तीसरा, अगर आकार में बात करें तो
5वां, ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता। भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। यही कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि भू आब का अर्थ क्या है। तो भू आब का अर्थ क्या था? पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। जीवन के लिए हमें जो जो जरूरत होता है भाई, हवा, पानी, गैस, ये सभी हमारी ज़रूरत कौन पूरी करता है? अर्थ पूरी करता है। और ये सभी हमारे कहाँ पर पाई जाती है? अर्थ पर पाई जाती हैं। इसलिए इसको जो सबसे अद्भुत ग्रह है वो भी कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग का दिखाई देता है। अगर हम इसे अंतरिक्ष से देखेंगे तो ये हमें नीले रंग का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसके जो तृतीय हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है, और इसी वजह से इसको क्या भी कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि इसका जो तृतीय हिस्सा है या सतह है वो किससे घिरी हुई है? पानी से घिरी हुई है, इस वजह से इसे नीला ग्रह कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन जाता है कि जो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। और कब रखा था इन्होंने पहला कदम चांद पर? 20 जुलाई 1969 में, 20 जुलाई 1969 में। तो इसको भी आप यहाँ से याद कर लेना। और जो प्रकाश की गति है, सूर्य की प्रकाश की गति है, उसको भी आप देख सकते हो कि कितने सेकंड प्रति सेकंड के हिसाब से हमारे यहाँ पर आती है। फिर भी इतनी दूर है कि उसे यहाँ तक पहुँचने में 8 मिनट का समय लग जाता है। तो ऐसे इन जो साइड में बॉक्स दिए होते हैं इनको भी आप ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि कई बार यहाँ से भी सीटेट क्वेश्चन पूछ लेता है। अब बारी आती है हमारे चंद्रमा की। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो कौन? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। एक फीचर्स बन गया आपके यहाँ से। ये इतना बड़ा प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक हमें बड़ा ही दिखाई देता है, क्योंकि हमारे पास में है। यह हमसे लगभग दूरी भी दिखा रखी है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हो कि पृथ्वी कितनी दूर है और चंद्रमा हमसे कितनी दूर है। उपग्रह क्या होते हैं और मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं? यहाँ से भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में से सीटेट ने पूछा हुआ है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जो हमारा सूर्य है, जो हमारा चंद्रमा है, वो भी क्या है? एक उपग्रह है। मानव निर्मित उपग्रह जिनको इंसान बनाता है उनको क्या बोला जाता है? और जिन्हें रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है वो क्या कहलाते हैं? हमारे मानव निर्मित उपग्रह। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव निर्मित उपग्रह कौन से हैं जो इंडिया के हैं? तो कौन से हैं? इनसेट, IRS और एजुसेट। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो 1-2 बार यहाँ से ज़रूर पूछा गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। इनसेट, IRS और एडुसेट हमारे मानव निर्मित उपग्रह हैं ये। अगर चंद्रमा की बात करें कि पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर लेता है, लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई देता है, इसीलिए इसका एक भाग हमें दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा। कई बार जब पूर्णिमा होती है, फुल मून जब आपका होता है, तो आपने कभी ध्यान से देखा होगा आकृति बनती है, कभी पेड़ जैसी, कभी इस तरीके की आकृति। तो वो आकृतियाँ क्या होती हैं? वहाँ पर क्या दिखाई देते हैं उस टाइम? वो
पत्थर होते हैं बड़े बड़े, जिनसे वो आकृतियाँ आपकी बनती हैं। क्षुद्र ग्रह कौन से होते हैं? तारों, ग्रह, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इनको क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, किन्हें कहा जाता है और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में ये पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। अगर इनकी बात करें तो ये ग्रह का हिस्सा थे, परंतु विस्फोट के कारण ये टूट गए, जिससे ये उनसे अलग हो गए। उल्कापिंड, जिनको हम टूटता हुआ तारा जिनको हम कहते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? उल्कापिंडी होते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? उल्कापिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं, इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर लगने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके उसमें कि उल्कापिंड किस में जल जाते हैं, आपने उसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल इनमें पढ़ा है। तो ये वही होते हैं जो वहाँ पर जल जाते हैं घर्षण के कारण। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है और कभी कभी उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती हैं, जिससे धरातल में गड्ढे हो जाते हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि ये हमें छोटे दिखाई देते हैं, परंतु ये बहुत बड़े होते हैं। अब है आकाशगंगा किसे कहते हैं? लाखों तारों का समूह, यह पट्टी, लाखों तारों के समूह को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा कहा जाता है। मिल्की वे भी इसको हम कहते हैं। हमारा जो सौरमंडल है वो भी किसका भाग माना जाता है? आकाशगंगा का ही भाग माना जाता है। पहले के समय में क्या कल्पना की जाती थी कि ये एक आकाश में एक बहती नदी है, इस प्रकार से इसका नाम ही क्या रख दिया गया? आकाशगंगा रख दिया गया। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। लाखों तारों का समूह जिसमें बादल, गैस, इन सब की प्रणाली को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा कहा जाता है। अब बारी आती है ब्रह्मांड, यूनिवर्स। आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। लाखों तारे मिलकर किसका निर्माण करती है? आकाशगंगा को। और आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हम कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ब्रह्मांड, फिर आकाशगंगा, फिर सौरमंडल, फिर पृथ्वी। और हमारी पृथ्वी भी किसके अंदर में आती है? सौरमंडल में। सौरमंडल किसके अंडर में आता है? आकाशगंगा। आकाशगंगा किसके अंडर में आती है? ब्रह्मांड। तो इस तरीके से हमारे ब्रह्मांड की रचना होती है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सीटेट में इसमें भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और ज़रूर रिवाइज करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू। जय शिव शंभू।